हेलो कॉमिक्स फैंस। इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ डिटेक्टिव तिरंगा और ब्लाइंड डेथ का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक, कहाँ छिपा है कातिल का वॉइस ओवर। फ्रेंड्स, अब तक तो आप आखिरी हत्यारे के फैन बन चुके होंगे। तो इस कॉमिक्स में आखिरी हत्यारा ने अपनी आखिरी अपीयरेंस दी है। हो सकता है कि सर्वनायक सीरीज में भी इसकी एंट्री हो। देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का वॉइस ओवर शुरू करते हैं। दिल्ली जैसे महानगर की जिंदगी, जहां हर कोई अपनी ही धुन में व्यस्त है, अपनी ही दुनिया में मस्त है। चारों तरफ हजारों की भीड़ है, लेकिन फिर भी हर कोई है अकेला। और लाखों की भीड़ के बावजूद भी इस अकेलेपन का फायदा उठाते हैं अपराधी। रुक, ये सोने का चेन हमारे हवाले कर। आई, ये तो चिल्लाने लगी। चिल्लाने दे, चिल्लाने दे, हम कौन सा यहाँ रुक रहे हैं। पकड़ो सर। आउच। उन बदमाशों के गिरते ही उन पर वह गाज गिरी। धड़ाम। आह, ये कौन है? ये हमें पकड़वा देगा, मार डाल इसे। सर सर। हर कोई अपराध का शिकार नहीं होता, कुछ शिकारी भी होते हैं। धाड़ धाड़। इन्हें पुलिस संभाल लेगी, आप अपना चैन संभालिए। वह धन्यवाद सुनने के लिए भी नहीं रुका, लेकिन महानगर में सतर्क आदमी के कदमों को कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ता है, क्योंकि महानगर में हादसे कहीं भी कभी भी घट सकते हैं। मेरा बच्चा! ओह ओह, मुझे उस शराबी ड्राइवर की गाड़ी से बच्चे को बचाना है। बैड सेंस के बावजूद सड़क पर बेकाबू होकर भागती आती गाड़ी सड़क पर मौजूद रोते हुए बच्चे से सिर्फ 5 फुट दूर है। यानी समय है सिर्फ 1 सेकंड का 20वां हिस्सा। समय बहुत कम है, लेकिन इस बच्चे को बचा लेने के लिए काफी है। आपका बच्चा, मेरा मेरा बच्चा। अरे, इसे बचाने वाला तो वो जा रहा है। अरे रुक, तूने मेरे बच्चे को बचाया, इसका धन्यवाद तो ले जा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसे जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक माँ का दिल रखने के लिए चलते चलते मुड़ा वह। इसीलिए सामने मौजूद उस मुश्किल से उसकी नज़र हट गई। अब निश्चय ही वह भी मुश्किल में फंसने जा रहा था। ओह, लेकिन मुश्किल उसे फंसा पाती उससे पहले ही एक हाथ उसके आड़े आ गया, और वह हाथ तिरंगा का हाथ था। तुम जैसे सतर्क आंखों वाले आदमी को कभी उनकी तरह नहीं चलना चाहिए जिनकी आंखें नहीं होती। तुमने सही कहा दोस्त, लेकिन मेरे हाथ में ये सफ़ेद छड़ी और आंखों पर मौजूद इस काले चश्मे को देखकर तुम आसानी से सच्चाई का अंदाजा लगा सकते हो। हाथ में सफ़ेद छड़ी, आंखों पर काला चश्मा। ओह ओह माय गॉड! कहीं कहीं तुम यह तो नहीं कहना चाहते कि तुम... आगे के सब तिरंगा की जुबान से नहीं निकले, लेकिन सच्चाई वही सब थे। हाँ, मैं अंधा हूँ, एक ऐसा अंधा जो इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेला है। तुम अपने आप को अंधा कह सकते हो, लेकिन मेरी आंखें हैं, और मैंने अपनी उन्हीं आंखों से तुम्हें 2 हथियारबंद बदमाशों को चित करते और हाई स्पीड गाड़ी के सामने से एक बच्चे को बचाते देखा है। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि एक अंधा इन कामों को हरगिज नहीं कर सकता है। अगर अंधा अपनी समस्त इंद्रियों को काबू में करके उन्हें विकसित कर ले तो सब कुछ कर सकता है, जैसा मैंने किया है। ओह! तिरंगा हस्तप्रभ अजीत के चेहरे पर मौजूद उन गड्ढों को देख रहा था जहां आंखें होती हैं, और फिर उस चेहरे को देख रहा था जिस पर आंखें न होने का रत्ती भर भी दुख नहीं था। लेकिन तिरंगा को अभी एक और शौक लगना बाकी था। बचो! क्या है? ओह! बड़े बड़े सींगों वाली हिंसक गाय! अगर सही समय पर इसने मुझे बचा नहीं लिया होता तो इनमें से कोई ना कोई गाय मुझे अपने सींगों से घायल कर ही देती। दगड़ 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 दगड़। और ये गाय उस रेवड़ से बिदक कर यहाँ आई है। रेवड़ का मालिक हड़बड़ाता हुआ तिरंगा तक पहुंचा। माफ कर देना साहब, ये गाय बिदक कर रेवड़ से अलग हो गई थी। कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, तुम जाओ यहां से। वह कहाँ गया? ठहरो, मुझे तिरंगा कहते हैं। तुम अपने नाम क्या बताया अपना? अजीत। मैं तुम जैसे आदमी के जीवन से अंधेरे को दूर तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे अकेलेपन को जरूर दूर कर सकता हूँ। जल्द ही दिल्ली में ही स्थित एक ब्लाइंड हॉस्टल में। यह रागनी है, सुंदरता के धन से माला माल, लेकिन आंखों की ज्योति से महरूम। यह रामगढ़ रियासत बीजीराव राजघराने के धर्मवीर बीजीराव की बेटी है। हालांकि रागनी करोड़ों रुपए की मालकिन है और वह रामगढ़ में रहकर रानियों जैसा सुख भोग सकती है, लेकिन फिर भी इसने रामगढ़ से दूर यहाँ दिल्ली में इस ब्लाइंड हॉस्टल में रह के अपने जैसे सैकड़ों लोगों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझा। अगर तुम रागनी के साथ मिलकर
इन लोगों की इंद्रियों को भी विकसित करने की कला सिखा सको तो इनसे न सिर्फ तुम्हारा अकेलापन दूर होगा बल्कि ये बिना आंखों वाले भी दुनिया को तुम्हारे ही तरह देख सकेंगे। मुझे यह काम करके खुशी होगी तिरंगा। शुक्र है अजीत को रागिनी से मिलाकर मैं उस धर्मवीर बीजीराव के किसी काम आ सका जिसके तीनों बेटों को आखिरी हत्यारा नामक हत्यारे ने मार डाला था। इस बारे में जानने के लिए पढ़ें आखिरी हत्यारा। धर्मवीर के खानदान में अब रागिनी ही एकमात्र वारिस बची हुई है, लेकिन बेचारी अंधी है। अगर अजीत की वजह से वह अपनी इंद्रियों को जागृत करने में सफल हो जाए तो उस धर्मवीर बीजीराव को जरूर कुछ राहत मिलेगी। आखिरी हत्यारे के कारण जो पूरी तरह टूट चुका है। आखिरी हत्यारा उर्फ क्रूर सिंह उस प्राचीन कहर जाति का एकमात्र वारिस जो कभी हत्यारी जाति कहलाती थी। प्राचीन समय में बड़े बड़े राजा महाराजा अपने दुश्मनों का नाश करने के लिए कहर जाति की सहायता लेते थे, क्योंकि कहर जाति का हर व्यक्ति हत्या करने की सैकड़ों गुप्त कलाओं का ज्ञाता और बिना हथियार उठाए बिना युद्ध लड़े पूरी की पूरी सेना को खत्म कर का माहिर था। देश की आज़ादी के साथ अन्यायी राजा महाराजाओं के साथ साथ उनकी सबसे बड़ी ताकत कहर जाति को भी समाप्त कर दिया गया, लेकिन कहर जाति का एक वारिस अभी भी जिंदा था, आखिरी हत्यारा उर्फ क्रूर सिंह के रूप में, जो अपने अनुयायियों को पैदा कर रहा था। मेरे हाथ में थमे इस चूहे को तुम साधारण चूहा कह सकते हो, लेकिन मैं इसे मौत का दूत कहूँगा, क्योंकि मैंने इसे एक विशेष औषधि पिलाई है। उस औषधि के प्रभाव से यह चूहा कुछ देर में इतना अधिक संक्रमित हो जाएगा कि जहाँ जहाँ ये जाएगा वहाँ वहाँ संक्रमण फैला देगा, और जो इस चूहे से फैले संक्रमण की चपेट में आएगा मौत उसे अपना निवाला बनाती चली जाएगी। इस विधि से तुम सब आसानी से इस शहर में आतंक फैला सकते हो। आपकी बताई विधि लाजवाब है गुरुजी, लेकिन इस शहर में आतंक फैलाना आसान नहीं है, क्योंकि इस शहर के चप्पे चप्पे पर तिरंगा की आंखों का पहरा है। मैं जब गायों का रेवड़ लेकर वापस लौट रहा था तब तिरंगा से मेरा टकराव हो गया था। वो तो अच्छा हुआ तिरंगा उस समय किसी दूसरे आदमी से उलझा हुआ था, इसलिए उसे मुझ पर शक नहीं हुआ, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। हाँ, तिरंगा तो गड़बड़ कर सकता है, लेकिन जल्द ही वह दिन आने वाला है जब तिरंगा कुछ नहीं कर पाएगा, और वह दिन तब आएगा जब मैं कहर जाति की सबसे बड़ी विद्या आलोप विद्या को सिद्ध कर लूंगा, और वह दिन बहुत जल्दी आएगा। पिंग 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 पिंग। आपका विशेष नंबर बज रहा है गुरुजी। फोन पर सिंह की भांति गुर्राया वह। तुमने हमें प्रतिद्वंदी कार्यकर्ता को मारने का जो काम सौंपा था, हिंसक गायों से हमला करवाकर मैंने उसे मार डाला है। अब फोन क्यों किया? तुम्हें धन्यवाद देने के लिए और यह बताने के लिए कि मेरा काम करके तुमने जो नाम कमाया है वह राजनीति के पूरे गलियारे में फैल चुका है। इसलिए मेरे पास एक ऐसी ऑफर आई है जो तुम्हें मालामाल तो करेगी ही, साथ ही में अपराध की दुनिया में तुम्हारा नाम को सूरज की तरह चमका देगी। काम बोलो। राजनीति के अखाड़े की एक बहुत बड़ी हस्ती तुमसे मिलना चाहती है। बोलो, कब मिलोगे? आज, अभी। तुम कौन हो और तुमने अपने चेहरे को नकाब के पीछे क्यों छिपा रखा है? मुझे यह नहीं जानना। मुझे तो सिर्फ यह जानना है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। मुझे एक आदमी को मरवाना है। उसका नाम साधुराम है। उसे मारने की तुम्हें जो कीमत चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। सिर्फ एक आदमी को मारने की मुंहमांगी कीमत देना चाहते हो? साधुराम कहने भर को तो सिर्फ एक आदमी है। सच्चाई यह है कि इस शहर का बच्चा बच्चा साधुराम के साथ है। इस शहर की सारी सुरक्षा एजेंसीज को सिर्फ और सिर्फ साधुराम की जान की चिंता है। सभी जानते हैं कि अगर साधुराम को कुछ हो गया तो इस शहर में ही नहीं सारे देश में तूफान आ जाएगा। इसीलिए साधुराम के न चाहते हुए भी उसके आसपास हमेशा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो साधुराम को मारना लगभग असंभव है। हाँ, काम जितना असंभव हो मुझे उसे करने में उतना ही मजा आता है। तुम सिर्फ मेरी कीमत मेरे सामने रखो और मुझे बताओ कि साधुराम मुझे कहाँ मिल सकता है। कल रात को साधुराम दिल्ली के ब्लाइंड हॉस्टल में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहा है। कल की रात साधुराम के जीवन की आखिरी रात होगी। कल की रात। सबसे पहले तो मैं इस समारोह को आयोजित करने के लिए कुमारी रागिनी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और उसके बाद अजीत नाम के इस नौजवान का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा
जो इस ब्लाइंड हॉस्टल में रहने वाले लोगों के जीवन में एक नई क्रांति लाने का प्रयास करने के लिए यहाँ आया है। इस नौजवान को प्रोत्साहित करने के लिए हम सबको इसका तालियों से स्वागत करना चाहिए। अब साधुराम के स्वागत का कार्यक्रम शुरू हुआ। हर कोई साधुराम जैसी हस्ती के गले में फूलों की माला डालने को बेताब था, और जब सभी की वह बेताबी खत्म हुई तो उसके साथ ही उस शख्स की बेताबी भी खत्म हो गई जो अपने आप को आखिरी हत्यारा कहता था। आखिर फूलों की माला साधुराम के गले में पहुंच ही गई। अब मुझे इसे आजाद कर देना चाहिए। फुस्स! ये तो बहुत छोटा सांप है। ये साधुराम का क्या बिगाड़ पाएगा? यह सांप छोटा जरूर है, लेकिन छोटा रहेगा नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में एकमात्र इस विचित्र द्विमुख सांप की यह विशेषता है कि जब तक यह खुले वातावरण में रहेगा तब तक यह अपने शरीर को बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता ही रहेगा। और ऐसा वह तब तक करता रहेगा जब तक वह अपनी मादा की उस राह को प्राप्त नहीं कर लेता जो उस फूलों की माला में मौजूद है, जो साधुराम के गले में पड़ी है। और उस राह को हासिल करने के लिए वह साधुराम को मार डालेगा। किसी के रोके नहीं रुकेगा, किसी को अपने सामने नहीं रुकने देगा। अपनी जहरीली फुंकार से सभी को मात करता और अपना बचाव करता कैसे भी अपने शिकार तक जा पहुंचेगा। अब साधुराम एकदम उसके निशाने पर है। बचने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अब एक पल बाद ही साधुराम की जिंदगी खत्म हो जाएगी। नहीं खत्म होगी। क्यों? क्योंकि तिरंगा आ पहुंचा है। उफ! सही समय पर आ पहुंचा, वरना यह विचित्र सा सांप साधुराम जी की नसों में अपना जहर पहुंचा देता। लेकिन यह दो मुंह वाला अजीब सा सांप आया कहां से? और यह यहाँ मौजूद इतने लोगों को छोड़कर साधुराम जी को ही क्यों अपना शिकार बना लेने को उतारू है? उफ! ये तो अपने दोनों मुंहों से जहर फेंक कर मुझे अंधा करके अपने रास्ते से हटाने की फिराक में है। मुझे अपने ढाल के अंदर हाथ के पास लगे इस चैनल को घुमाकर ढाल के किनारों से काटने वाली ब्लेडों को निकालना होगा और इससे उसके गर्दन को काटना होगा। उफ! ये तो बेहद फुर्ती से गोता लगाकर अपनी गर्दन बचा ले गया, और अब यह अपनी जहरीली फुंकार छोड़कर मेरी और साधुराम जी की सांसों में जहर पहुंचाकर हमें मार डालने की फिराक में है। मैं तो अपनी सांसें रोककर उसके मंसूबों को फेल भी कर सकता हूँ, लेकिन साधुराम जी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इसका जहर उनकी सांसों में पहुंच रहा है और उनकी हालत खराब हो रही है। साधुराम जी को बचाने के लिए मुझे इसके जहर को इसके मुंह से निकलने से रोकना होगा, और इसके लिए मुझे अपने लबादे से इसके जहर उगलते मुंह को बंद करना होगा। हालांकि इस काम में खतरा बहुत है, लेकिन साधुराम जी को बचाने के लिए मुझे ये खतरा उठाना ही पड़ेगा। साधुराम को बचाने के लिए तिरंगा मौत से खेल गया था। वहां मौजूद अजीत को इसका एहसास हो चुका था। मेरी बैट सेंस बता रही है कि साधुराम को बचाने के लिए तिरंगा उस विशाल दो मुंह वाले सांप से भिड़ गया है। लेकिन साधुराम जी को बचाने का कोई स्थायी तरीका नहीं है, क्योंकि मेरे सेंस बता रही है तिरंगा उस सांप को ज़्यादा देर तक काबू में नहीं रख सकेगा। मुझे तिरंगा की मदद करनी होगी, और उसके लिए मुझे अपने उस ब्लाइंड डेथ के रूप में आना होगा जिसे मैं वर्षों पहले त्याग चुका हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ब्लाइंड डेथ के रूप में अपने जिस कल को मैं पीछे छोड़ आया हूँ उसे मैं आज सामने नहीं लाऊंगा। फिर मुझे ब्लाइंड डेथ की ज़रूरत भी क्या है? मैं इस साधारण अजीत के रूप में भी तो हर मुश्किल से लड़ने में सक्षम हूँ। मुझे अजीत के रूप में ही इस मुसीबत से निपटने और तिरंगा की मदद से इसका कोई स्थायी हल खोजना होगा, और ऐसा करने का एक ही रास्ता है। मुझे अपनी सभी सेंसों का इस्तेमाल करके उस कारण को खोजना होगा जिसके कारण वह भयानक सांप सिर्फ साधुराम जी को ही अपना शिकार बनाना चाहता है। अजीत ने अपनी सभी इंद्रियों को उस महत्वपूर्ण काम में लगा दिया। जल्द ही सूंघने वाली इंद्री के हाथ सफलता लगी। उफ! साधुराम जी के गले में जो फूलों की मालाएं डली हुई है, उनमें से एक माला में से फूलों के साथ साथ कोई अजीब सी गंध भी महसूस कर रहा हूँ, और वह गंध हमलावर सांप की गंध से मिलती जुलती है। निश्चित ही वह गंध इस सांप को साधुराम जी की तरफ खींच रही है। मुझे उन फूलों के हाल को साधुराम के गले से अलग करना होगा। उफ! अजीत, तुम कहाँ हो अजीत? अजीत आगे बढ़ता, उससे पहले ही घबराई हुई रागिनी उससे आ लिपटी। आतंकित रागिनी को अजीत का आभास हुआ तो वो और भी ज्यादा उससे लिपट गई। अजीत, मुझे डर लग रहा है अजीत, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो अजीत। उफ! आतंकित रागिनी ने मुझे बुरी तरह जकड़ रखा है। ऐसे में मैं इससे छूटकर साधुराम जी तक नहीं पहुंच सकता। जो मैं करना चाहता था, अब मुझे वह तिरंगा से करवाना होगा। इसके लिए मुझे चीख कर तिरंगा से बोलना होगा कि साधुराम जी के गले में पड़ा गुलाबों का फूल वाला हार इस खतरनाक सांप को उसकी तरफ आकर्षित कर रहा है। उस हार को जल्दी से साधुराम जी के गले से निकाल दो तिरंगा। गुलाब के फूलों वाला हार?
यह बात तो मेरे समझ में आनी चाहिए थी। पलक झपकते ही गुलाब के फूलों वाला हार तिरंगा के हाथों में था। अब उस सांप को साधुराम से कोई मतलब नहीं था। अब तो उसका निशाना वह तिरंगा था जिसके हाथ में गुलाब के फूलों वाला हार था। उफ! अब इस खतरनाक सांप की सारी तवज्जो मेरी तरफ है। यानी सचमुच इस हार के फूलों में इसकी जिंदगी है। एक मिनट, इन फूलों में इसकी जिंदगी नहीं, मौत है। क्योंकि मैं इस हार को उस हाई टेंशन जंक्शन बॉक्स की तरफ फेंक रहा हूं। मेरा ऐसा करते ही यह जरूर उन तारों पर झपटेगा और खुली तारों में दौड़ता हाई वोल्टेज करंट इस सांप के चीथड़े चीथड़े उड़ा देगा। चर्र! इस खतरनाक सांप का अंजाम तिरंगा के सोच के एकदम अनुरूप और आखिरी हत्यारा के सोच के एकदम विपरीत था। आह! तिरंगा तिरंगा तिरंगा! आखिर एक बार फिर तिरंगा मेरा रास्ता काटने आ ही गया। दुर्मुख सांप को खत्म करके तिरंगा ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। साधुराम भी बच गया। मेरे इस नुकसान के आगे तुम्हारा नुकसान कुछ भी नहीं है। अब क्या होगा? होगा क्या? तिरंगा को अपनी जान देकर मेरे इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। और रही बात साधुराम की, तो वह तो मरेगा ही। उसे तो हर हाल में मरना ही है। इधर साधुराम को बचाने वाले मुझे तुम्हें धन्यवाद देना होगा, क्योंकि तुमने ही मुझे उस फूलों के हार के बारे में बताया जिसकी तरफ वो भयानक सांप आकर्षित हो रहा था। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है दोस्त। मैं जो कर सकता था मैंने वही किया। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि साधुराम जैसे शख्स को मारने की कोशिश किसने की? खतरनाक और विचित्र सांप द्वारा किया गया यह हमला बताता है कि साधुराम को मारने की कोशिश करने वाला आखिरी हत्यारा है। और जहां तक मैं जानता हूं, आखिरी हत्यारा बिना मतलब या दुश्मनी के किसी की जान नहीं लेता। तो फिर उसने साधुराम जी पर हमला क्यों किया? इसका एक ही कारण समझ में आता है। आखिरी हत्यारा को किसी ने हायर किया है। किसी ने साधुराम जी को खत्म करने के लिए आखिरी हत्यारा को सुपारी दी है। बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे भी यही लगता है। लेकिन मुझे नहीं लगता सादा जीवन बिताने वाले, चटाई पर सोने वाले और पत्तल पर खाना खाने वाले भाई जी के किसी से कोई दुश्मनी नहीं। सारी दुनिया उनकी अपनी है। फिर भला उन्हें मारने की सुपारी कौन देगा? आप कौन? मैं आत्माराम। मैं भाई जी साधुराम का भाई भी हूँ और उनका सेक्रेटरी भी। आपको यहाँ देखा तो आपको भाई जी को बचाने का धन्यवाद देने चला आया। आपको किसी पर शक है? जी नहीं। वैसे अगर शक होता भी तो मैं आपको या पुलिस को कुछ नहीं बताता, क्योंकि भाई जी की तरह मैं भी शत्रु को क्षमा करने की पद्धति अपनाता हूँ। आप और साधुराम जी जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी ने आखिरी हत्यारे की मदद से साधुराम जी की जान लेने की कोशिश की है। और वह कौन है मैं उसे सामने ले ही आऊँगा, क्योंकि मेरे पास उस आदमी तक पहुँचने का एक ही क्लू है। वह शख्स जिसने साधुराम जी के गले में वह गुलाबों के फूलों वाला हार पहनाया था। तुम उसे कैसे ढूंढोगे? फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ। तुम्हें साधुराम जी के इर्द गिर्द किसी ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जो अपनी बालों में आंवले का तेल लगाता है और मुंह में हर समय जाफरानी पत्ती का पान दबाए रखता है। उसी आदमी ने साधुराम जी के गले में गुलाबों के फूलों की माला डाली थी। यह बात तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? जिस समय साधुराम जी का स्वागत करने के लिए उनके गले में फूल मालाएं डाली जा रही थी, उस समय मैं उनके पास ही खड़ा था। तब मैंने अपनी सूंघने वाली शक्ति की मदद से महसूस किया था कि जो आदमी एकमात्र गुलाब के फूलों की माला लेकर आया था, उसने बालों में आंवले का तेल लगा रखा था और उसके मुंह से जाफरानी पत्ती के पान की गंध आ रही थी। वाह, तुम ग्रेट हो अजीत। यह सब बताकर तुमने मेरी बहुत बड़ी समस्या को हल कर दिया। अब मुझे साधुराम जी के पास ऐसे आदमी को ढूंढने में ज़्यादा देर नहीं लगने वाली और उस आदमी की तलाश मुझे अभी से ही कर देनी है। इसलिए फिलहाल चलता हूँ। तुम्हारी ज़रूरत हुई तो मैं तुमसे मिलने फिर आऊँगा। ज़रूरत तो तुम्हें मेरी पड़ेगी ही तिरंगा, लेकिन अब तुम्हें मुझसे मिलने यहाँ नहीं आना पड़ेगा।